मॉर्निंग सर। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सर। जो आपका पिछला क्लास था जो डॉट प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन पढ़ाएं उसी से आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ठीक। देखिए क्या बोल रखा है कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है और सी वेक्टर इक्वल टू, तीन वेक्टर दे रखा है। फाइंड अ वेक्टर डी, एक और वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है डी जो परपेंडिकुलर है ए और बी पे। और डी को जब डॉट करता है सी के साथ तो क्या आता है 21 आता है। बताए थे कि दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, हमेशा क्या रहता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो करते हैं क्या बोल रखा है, मान के चलो वेक्टर डी आपको निकालने बोला है, तो जिस वेक्टर को निकालने के लिए बोलता है उसको आप मान लें लेट डी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या हो जाएगा जेड के। और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा ए वेक्टर हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जो कंडीशन देखा है वो लिख देते रहे। और क्या है डी डॉट सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। क्लियर? अच्छा अब देखते हैं कि डी का डॉट जब ए के साथ करवाएंगे तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर परपेंडिकुलर है तो इसके मतलब केस क्या बनेगा कि डी डॉट ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रखा है तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 0। इसी तरह क्या हो जाएगा, इस तरह मिटा देते हैं इसको, चलो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा डी डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो सही है ना, ये तो यही रहने देते हैं। डी डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। अच्छा अब डी डॉट ए मतलब क्या होता है, आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट जे से और के का कोफिशिएंट के से। तो डी तो ये माने हुए हैं, तो इसको जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। लिखो 4x प्लस 5y और माइनस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों डॉट करवा दिए। इस तरह इसका b से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका x माइनस 4y और क्या हो जाएगा प्लस 5z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। और d का डॉट c से करवाएंगे, यानी कि इसके से डॉट करवाते हैं, c का है यहाँ, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस y और माइनस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो अब अपने का वैल्यू निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने का मतलब क्या है कि एक्स वाई और जेड का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व नहीं कर लीजिएगा, तो क्या करते हैं किसी दो को लेकर क्या करते हैं एक्स जेड को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट इसको और इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि साइन सेम है तो क्या कर लेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा। जेड जब एलिमिनेट होगा तो क्या कर लेते हैं एक्स माइनस ये -2 कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया 4x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और यहाँ क्या आ जाएगा 3x प्लस y और माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया बाबू। यहाँ कितना आ गया x प्लस 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या बन गया 0। इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो यहाँ देखिए एक्स वाई में रिलेशन आ गया। अब किसी दो को लेकर और क्या करिए जेड को एलिमिनेट करके एक्स वाई में और रिलेशन लेते आते हैं। तो क्या इसमें क्या रिलेट होगा, इसमें एक्स में जेड को फिर से एलिमिनेट करते हैं, एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा और एक्स वाई में ये तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, क्या करते हैं कि फ्रॉम 1 में 5 को मल्टीप्लाई कर दें ताकि 5z हो जाएगा, और साइन तो पहले से यहाँ अपोजिट है तो क्या कर देंगे प्लस क्या कर देंगे इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है 20x, इसमें 5 मल्टीप्लाई होगा 25y और इसमें 5 का मतलब क्या हो गया माइनस 5z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और इसमें कुछ नहीं रहने देते हैं x माइनस 4y और क्या है प्लस 5z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना हो गया 21x, यहाँ से क्या हो गया माइनस 21y, सॉरी प्लस में प्लस होगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 21 को कॉमन लेकर डिवाइड कर दिए, तो सिंपल क्या आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। ये फर्स्ट एंड थर्ड होगा, सही बोला, इसका इससे किए। अच्छा ये सब सही है। तो अब 4 और 5 में दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो अब इसको x y सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं x y सॉल्व, अच्छा दोनों में सब ट्रैक कर देते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कर देते हैं 4 माइनस 5। तो 4 माइनस 5 में क्या हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है बाबू 0। और यहाँ क्या है x प्लस y इज इक्वल टू क्या है 0। तो क्या करते हैं माइनस माइनस लगा दें, माइनस ये कैंसिल, यहाँ पर क्या आ गया 3y इज इक्वल टू 0, जो कि हम लोग गलती कर लिए हैं कहीं।
100% कहीं गलती की है। देखिए यहाँ गलती कर ली है, एक्चुअली में 21 होना चाहिए, थर्ड वाला होना चाहिए था 21, तो गलती हो गया ना जी। यहाँ पर 3x + y और -z = 21, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था क्या, -21। हाँ सही है ना। हाँ सर, हम लोग इसमें फर्स्ट में क्या कर देंगे, गलती यहाँ आ गया 21, तो यहाँ हो जाएगा -21, तो यहाँ पर भी x + 4y = क्या आ जाएगा, -21। हाँ, तो अब इसको जब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ गया, -7। अब x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, -7 5 में। हाँ, तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आ जाएगा, क्या करेंगे, फ्रॉम 5 से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू अब किससे निकाल लेते हैं, z किसी से निकाल लेते हैं, जो आसान लगे इसी से निकाल लेते हैं z का वैल्यू। तो क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से, हाँ फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आया बाबू, तो क्या हो जाएगा 28। y का वैल्यू -7 आया, क्या -35, और -z = क्या हो जाएगा, यानी कि +z कर दें इस तरफ ले जाकर। तो क्या आ जाएगा, z का वैल्यू -7 आ गया, देयरफॉर d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू 7i -7z और -7k, ये हो जाएगा। अब हम लोग का आंसर को मिलाने के लिए, कि हम लोग का आंसर तो यही हो गया, हाँ यहीं पे हम लोग का आंसर हो गया, बट अपना सेटिस्फैक्शन लेने के लिए कि आंसर सही है या गलत है, इसके लिए क्या करते हैं, इसका डॉट सी से करवा के देखिए कि 21 आता है कि नहीं, या किसी से डॉट एस करवा दीजिए या डॉट बीस करवा दीजिए, तो 0 होना चाहिए। किसी रिलेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, तो कर लीजिएगा, देखिए ना, डी से मान 21 लाना है, तो क्या करेंगे, डी का ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, -7 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, +7, ये से ये कैंसिल होकर 21 आ गया। इसका मतलब आंसर हम लोग का यही है, बस चेक कर लेते हैं। ए के और बी के साथ डॉट करवाएगा तो 0 आना चाहिए। हाँ, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। हाँ, तो आप लोग नोट कीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रखा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद वेक्टर्स दिस। हाँ, ये वेक्टर के साथ बोला है डॉट, ये वेक्टर के साथ डॉट, और ये वेक्टर के डॉट। हाँ, कोई वेक्टर है जो इस वेक्टर के साथ डॉट जब होता है तो -1 6 और 5 क्या आ जाता है, रेस्पेक्टिवली। हाँ, रेस्पेक्टिवली ये आ जाता है। हाँ, तो इस वेक्टर को मान लिए ए वेक्टर, इस वेक्टर को मान लिए बी वेक्टर, इस वेक्टर को मान लिए सी वेक्टर। तो जब कोई और जो वेक्टर निकालने बोल रहा है जो डॉट कर रहा है, तो वो वेक्टर मान लिए ये। तो इसका जब ए के साथ होता है, यानी कि इसके साथ जब होता है तो कितना आना चाहिए, -1। इसका जब बी यानी कि इसके साथ तो आना चाहिए 6, और जब इसके साथ करता है तो क्या आना चाहिए, 5। तो फिर से 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो क्या बोल रखा है कि डी ये हो गया इसका इसके साथ, तो क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 3x - 5z = -1। देखिए ना, यहां पर j का कोफिशिएंट है ही नहीं, k का है, तो यहां पर y का कोफिशिएंट नहीं आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहां पे जो y है और यहां पे कुछ नहीं, तो क्या है, 0 × z है, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ओवरऑल। अच्छा, d × जब b करेंगे, हाँ यानी कि b क्या है अपना ये है, यहां क्या हो जाएगा 2x और क्या हो जाएगा +3y = क्या आ जाना चाहिए अपना 6 आ जाना चाहिए। इसी तरह जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा x + y + z = क्या आ जाना चाहिए 5। अब सबको मान लेते हैं क्या 1 2 और क्या मान लेते हैं 3। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं कि इससे और इससे z को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि इसको और इसमें क्या करते हैं, z को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो रिलेशन x y में बचेगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगा। हाँ देखिए ना, क्या कर लीजिएगा, इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 1 को तो आप 1 ही रहने ही दे। हाँ, साइन पहले से ही पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर लेते हैं, और 3 × क्या कर लेते हैं बाबू 5 कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना, हाँ 3x - 5z = क्या आ जाएगा -1। इसको 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x + 5y और प्लस क्या हो जाएगा 5z = क्या हो जाएगा 25। ऐड कर रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा 5z से 5z कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +5y = क्या हो जाएगा 24। हाँ, तो अब क्या बन गया, ये बन गया अपना इक्वेशन 4। समझ गए। अब देखिए, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में एक्स वाई का रिलेशन आ गया, एक्स वाई को सॉल्व कर लेंगे और इसमें जब रख देंगे तो जेड का वैल्यू आ जाएगा, तो अपना डी का आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर चेक करने के लिए जो आप माने हैं कि इसके साथ एक डॉट करवाना चाहिए तो -1 आना चाहिए,
जब बी के साथ डॉट करवाना चाहिए तो 6 आना चाहिए, और जब डी के साथ डॉट करवाना चाहिए तो आंसर अपना 5 आना चाहिए। हाँ, तो आप लोग हमारा आंसर ले देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। हाँ, तो जो डी का आंसर आएगा, हाँ जो डी का आंसर आएगा वो आएगा -12i प्लस 10j और क्या आएगा प्लस 7k। ये अपना आ जाएगा आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, क्या बोल रखा है, अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 25 यूनिट। समझ रहे हैं, यानी कि एक और वेक्टर आपको निकालने बोल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 25, इज कोलिनियर विथ दिस वेक्टर। ये इसके साथ क्या है, कोलिनियर है। जो वेक्टर जिसका यूनिट क्या है 25 है, वो इसके साथ क्या है, कोलिनियर। तो बस यहां तक का आंसर बताइए कि आपको ऐसा वेक्टर निकालने बोल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 25। तो उसमें क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा 25 इंटू ए कैप हो जाएगा, 25 इंटू ए कैप, क्योंकि इसका कोलिनियर है। तो मतलब क्या हुआ, इसके पैरेलल है। कोलिनियर इसके क्या हुआ, पैरेलल, यानी कि इसी का डायरेक्शन का बात करा। अच्छा, अब जब कोलिनियर है, अगर बोलता था कि इसके डायरेक्शन में लिखिए, तो जो ए का डायरेक्शन होता वही उसका भी डायरेक्शन हो गया, लेकिन इसमें बोल दिया कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब हो गया पैरेलल। तो पैरेलल इस डायरेक्शन में कि पैरेलल इस डायरेक्शन में, आपको नहीं पता, वो सिर्फ पैरेलल बोला है। तो पैरेलल किस डायरेक्शन में, समझ गए। यहां पर डायरेक्शन को ये नहीं किया, तो क्या कहते हैं, जो रिक्वायर्ड वेक्टर, ये वेक्टर ये हो गया जो अपना रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा। रिक्वायर्ड वेक्टर तो ये होना चाहिए था 25 ए कैप, सिंपल, समझ गए। लेकिन आज के दिन क्या हो जाएगा +-25। हाँ, क्योंकि कोलिनियर है। हाँ, कोलिनियर में डायरेक्शन एंटी भी हो सकता है और उसी का डायरेक्शन में हो सकता है। कोलिनियर 2 डायरेक्शन होता है ना, तो क्या हो गया कोलिनियर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 25। हाँ, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये समझ में आ रहा, प्लस माइनस क्यों लगा लिए। तो क्या आ जाएगा 25 प्लस माइनस ए वेक्टर कितना है, और 2i माइनस 3j और प्लस क्या हो जाएगा 4k, और नीचे कितना हो जाएगा √4 प्लस 9 13 13 और 16 29। √, क्या आ जाएगा 29। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अब आगे चलकर क्या बोल रहा कि इतना दूर का तो आंसर निकाल लिए। हाँ, कि अब वेक्टर मैग्नीट्यूड 25 इज कोलिनियर विथ, ये आंसर हो गया इतना दूर का। अब जो इसके आगे बोला एंड मेक्स, ये जो वेक्टर है, जो वेक्टर आप निकालने जिसका मैग्नीट्यूड 25 है, ऑब्ट्यूज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बनाने के लिए बोला। अच्छा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बनाने के लिए बोला है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब कि एंगल जो होना चाहिए इस वेक्टर का एंगल, समझ गए, इस वेक्टर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन में, उन दोनों के बीच में जो थीटा होना चाहिए वो सेकंड क्वाड्रेंट का होना चाहिए, यानी कि दोनों का डॉट निगेटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब हिंदी में लिख देते हैं। हाँ, का मतलब क्या हो गया, हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा कि आई वेक्टर, बोलो हाँ कि सही है, पॉजिटिव है आई। अब इसका डॉट इस वेक्टर के साथ जो निगेटिव बना लेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ रहे, क्योंकि इसके साथ इसका वेक्टर का डॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो अगर हम प्लस वाला आंसर लेते हैं, माइनस को हम मान चलिए मिटा देते हैं, तो इसका डॉट जिस वक्त आई के साथ होगा उस वक्त क्या आएगा, पॉजिटिव के साथ आंसर आ जाएगा। देखो ना, इसका क्या होगा, यहां मान चले 50 आ जाएगा, 50 बटा इतना, 50 बटा इसका डॉट इससे करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। हाँ, तो इसका अच्छा, तो हमारे पास तो 2 आंसर, अभी फिलहाल 2 आंसर था, लेकिन जैसे ही इसका निगेटिव आंसर को लेते हैं, मान चलिए पॉजिटिव मिलाते हैं और डॉट आई के साथ करते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, निगेटिव आएगा। देखो ना, निगेटिव आएगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो आंसर होगा, हाँ वो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है हम लोग का बी वेक्टर मान के चल रहे हैं। हाँ, तो क्या हो गया कि जिस वक्त बी डॉट आई हाँ इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके मतलब जो बी का आंसर हो गया, दैट मीन्स जो बी का आंसर हो गया वो हो जाएगा माइनस, यहां तो प्लस भी लगा लेते हैं, -25 हाँ 2i माइनस 3j और प्लस 4k डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √29। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहां पर पहले ही से माइनस दिया हो रहा था, तब हमारा आंसर पॉजिटिव वाला हो जाता।
क्योंकि ये माइनस रहता है, ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाता और निगेटिव पॉजिटिव। ये बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, 25 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कोलिनियर के कारण प्लस माइनस ले लिए। अब बोला कि इस वेक्टर जो यानी कि बी वेक्टर है, इसका जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, ऑब्ट्यूज हम बोलने का मतलब क्या हुआ कि डॉट दोनों का निगेटिव होना चाहिए। ये डॉट करने नहीं बोला आपको ऑब्ट्यूज, तो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ा। 16 ऑब्ट्यूज हो रहा तो क्या करेंगे, निगेटिव डॉट होना चाहिए। तो इसमें कौन सा वेक्टर ले, प्लस वाला लेंगे तब निगेटिव बनेगा कि माइनस, सिर्फ पॉजिटिव वाला इसको देखना था, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला था ना। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस बोला था तो इसके साथ देखते निगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, तो अपना ये आंसर हो गया, हाँ निगेटिव के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिएगा इस क्वेश्चन को। हाँ क्या बोल रखा है, इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, नहीं बोलता तब पर भी मान लेते हैं यूनिट वेक्टर। हाँ कैप क्यों लगा दिया यूनिट वेक्टर, सच दैट इतना इज इक्वल टू 3 देन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा कि इसका इस फार्मूला पे है ना, और क्या अलजेब्रिक फार्मूला को क्या करता है, ये होल्ड करता है। क्यों करता है, क्योंकि क्या ये कॉम्यूट है, ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए है, समझ, इससे कॉम्यूट। तो क्या हो जाएगा इसका, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, ए का क्यों हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये लगने का मतलब क्या हो जाता है, समझ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 नहीं, सिर्फ 2। क्यों, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, समझ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ इसमें एक चीज़ आपको और सिखाते हैं, बड़ा शानदार चीज़ सिखाने वाले हैं। क्या लिख रखा है, ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया, 3, और डॉट इक्वल टू क्या दे रखा है, ए डॉट बी इक्वल टू 4। तो ये निकालने के लिए बोल रखा है। तो जब ये निकालने के लिए आपको दे रखा है, समझ गए, ये आपको निकालने के लिए दे रखा है, तो कभी भी मॉडुलस को हटाने के लिए, हाँ चाहते तो हम बिना मॉडुलस से भी बना सकते हैं, समझ गए, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, बट नहीं लगाएंगे, समझ गए, हम नहीं लगाने वाले हैं। तो मॉडुलस को हटाने के लिए सीधा क्या लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे सीधा इसका परफेक्ट स्क्वायर मान के चलिए, ताकि मॉडुलस का लफड़ा ही खत्म हो जाए। समझ गए बात को, ऐसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वो लिखिए नहीं, आप कभी कभी क्या हो जाएगा, बीच बीच में फंस सकते हैं आप। हाँ तो बस एक सलाह देते हैं कि कभी भी आपका मॉड रहेगा तो उसको स्क्वायरिंग करके बनाइए, समझ गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी फिलहाल, देखिए ये लिखने वाले हैं कि वी नो दैट, हाँ वी नो दैट, कि ये कर लेते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ हम लोग ये जानते हैं क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर सिंपल बोले चाहे ये बात बोले, हाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 ए डॉट बी, ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ तो 4 हो जाएगा, 4 + 9 हो जाएगा, देखिए ना 9 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, ए डॉट बी इक्वल टू क्या दे रखा है 4। तो क्या आ गया 13 - 8 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो ये तो होल स्क्वायर का वैल्यू 5 आया है ना, यानी कि इसके मतलब आया है ना, इसके मतलब तो क्या हो गया माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √5। हाँ तो अपना ये आंसर हो गया। चाहते थे इसका आंसर डायरेक्ट यहीं पर से √ लगा के चलते, हाँ तब पर भी आंसर मेरा वही आता, लेकिन नहीं, आपको एक बता रहे हैं हाँ कि बात मानिए कि कभी भी स्क्वायर लिंक बनाइएगा उसके बाद रूट लास्ट में लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इसको आप क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क थोड़ा कर लीजिएगा, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, कुछ इसमें कंसेप्ट सीखने वाले हैं। क्या बोल रखा है कि फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट, यानी कि एक वेक्टर निकालने बोला जिसका 3 यूनिट है, अब वो परपेंडिकुलर है ए पे और किस पे है बी पे। हाँ तो पहले तो मान लेते हैं लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा xi + yj और प्लस क्या आ जाएगा z के। अब बोल रखा है इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 है, बोल रखा है हाँ कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 है। तो इसके मतलब क्या हो गया √x² + y² + z² इज इक्वल टू 3। तो इसके मतलब क्या हो गया कि x² + y² + z² इज इक्वल टू 9। ये एक रिलेशन दे रखा है, इसको मान लेते हैं 1, आगे चल कर के आएगा काम आएगा। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वेक्टर c जो माने हैं वो परपेंडिकुलर किस पे है a पे। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि a पर, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3x + y और क्या होगा -4z। हाँ इसी के साथ x y z लगा लें, क्योंकि मल्टीप्लाई तो x y z ही से होगा ना, तो इसी के साथ लगा लें इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 0 ना। हाँ इतना डॉट
इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0। और क्या दे रखा है रिलेशन आपको बाबू, ये हो के, और C परपेंडिकुलर टू B इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर डॉट क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब इसके साथ क्या हो जाएगा 6x प्लस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अच्छा, अब इक्वेशन ये क्या हो गया बाबू फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अच्छा, अब सोचो कि हम लोग जो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन लिए थे उसमें 3 इक्वेशन आता था, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हम लोग बहुत आराम से सॉल्व कर लेते थे। इस बार क्या है कि 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल निकालना है। तो अगर हाँ, तो ये तो अभी तक जो बचपन से सीखते हैं 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, हाँ ये नया चीज है। तो एक नोट करके चीज सीखिए कि जब 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल रहता है तब कैसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे मानते हैं कि a1x प्लस b1y और प्लस c1z इज इक्वल टू क्या है 0 दे रखा है, हाँ। और क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है c2z इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इस तरह का कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग लाते हैं, बाई। ऐसे कभी और भी बताए होंगे, हमको भी याद नहीं बताएं कि नहीं, हाँ। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका सीखिएगा। इसका कब लगाइएगा, ये 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल रहेगा तभी ये कंडीशन लगाना है कि कैसे निकाला जाता है। हाँ देखिएगा, y का कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है अपने को, y का कोफिशिएंट से स्टार्ट करना है। तो y का कोफिशिएंट क्या है b1 और b2 है ये। इसी तरह इसके बस आगे बढ़ना है तो क्या आ जाएगा c1 c2 आ गया। जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं a1 a2, और जहां से चले वहीं पे रुक गए। समझ गए बात को, जहां से चले वहीं रुक गए। अच्छा, ये समझ गए कि 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, y का कोफिशिएंट से स्टार्ट किए, आगे बढ़े, जो छूटा हुआ था उसको लिखो, जहां से चले वहीं पे ब्रेक कर दी। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब लिखते हैं x डिवाइडेड y, x डिवाइडेड y, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन डिटरमिनेंट वाला, हाँ। तो क्या हो जाएगा b1 c2 और माइनस क्या हो जाएगा b2 c1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू y। और y में क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो क्या आ जाएगा c1 a2 और क्या हो जाएगा माइनस c2 a1 इज इक्वल टू z। और z में क्या आ जाएगा a1 b2, हाँ क्या आ जाएगा a1 b2 और क्या लगेगा माइनस a2 b1, हाँ। यहां तक इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग बॉक्स में घेर लीजिएगा, हाँ। आप इतना को पूरे क्या कीजिएगा बॉक्स में घेर लीजिएगा। समझ गए कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लियर है। इसको हम मिटाते हैं, हाँ, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, अब इसको बॉक्स में घेर कर, हाँ नोट करके बॉक्स में घेर दीजिएगा। उसके बाद यहां से सॉल्व करते हैं कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, y का कोफिशिएंट यहां क्या मिल गया 1 और यहां से क्या मिल गया 5, सही है। इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा -4 और यहां से क्या मिलेगा -2। अब इसके हाँ 3 और क्या मिल जाएगा 6, और जहां से चले वहीं पे रुक भी जाएंगे। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, x का वैल्यू -2 और +20, मन की आंखों से देखेंगे तो +20 नजर पड़ेगा डिटरमिनेंट वाला, हाँ। तो -2 और +20 यानी कि 18 लिख लें इज इक्वल टू -24 और +6 यानी कि -18, हाँ यही नजर होगा। तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू क्या नजर पड़ जाएगा -18। अब यहां से क्या जाएगा 15 - 6 यानी क्या मिल जाएगा 9, सही है ना। 15 - 6 क्या हो जाएगा 9। इसको आप चाहें तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट लिख सकते हैं क्या 2 2 2 लिख लें, 2 2 मरतबे 9 से कैंसिल कर दो ना, अरे 9 से कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा x/2 y/2 और z/y क्या आ जाएगा -1, सॉरी 1, -2 एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, ये तीनों क्या बोल रहा है कि बराबर है, कि ऐसा x y z का वैल्यू रखिए जो तीनों क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो तीनों अगर बराबर आता है किसी एक वैल्यू के बराबर आएगा, किसी एक ही के बराबर आएगा, तीनों बराबर है तो किसी एक ही के बराबर आएगा, वो मान लेते हैं k के बराबर है, जिसको बोल देते हैं से हम लोग क्या किए मान लिए, हाँ। तो यहां से क्या आ जाएगा x बराबर 2k हो जाएगा, x बराबर 2k, y बराबर -2k और z बराबर k हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं पुट कर देते हैं, हाँ, क्योंकि x y z का तो वैल्यू आ गया, तो क्या करते हैं पुट कर देते हैं। क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट से क्या आ जाएगा x² का मतलब क्या हो गया 4k²,
वाई स्क्वायर का मतलब 4k स्क्वायर ही। और जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, सिंपल k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। हाँ, यानी कि 9k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 9, यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 2, बोलो सही है, प्लस माइनस 2। y का वैल्यू देखना है यहाँ ढंग से लिखना। हाँ, y का वैल्यू क्या लिखा हुआ है -2 और प्लस माइनस 1, समझ गए। तो इसका y का वैल्यू बाहर निकल करके आएगा, y का वैल्यू बाहर निकल करके आएगा माइनस, देखो प्लस माइनस यहां लिखा हुआ है तो यहां पर क्या आएगा -+2। सोचो ना कि जिस वक्त माइनस लेंगे उस वक्त इसका साइन ऊपर का क्या आएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा माइनस, जिस वक्त यहां से माइनस लेंगे उस वक्त क्या बनेगा प्लस। ये क्लियर है। और जेड का वैल्यू तो प्लस माइनस 1 होगा ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट के है ना। तो देयरफॉर सी का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का मतलब क्या आ गया +-2, क्या है +-2i माइनस +2j अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू +-1। हाँ, तो क्या आ जाएगा +-k। हाँ, तो इसका दो आंसर जो लिखाएगा, पहला आंसर कैसे लिखाएगा, अगर आप लोग माइनस प्लस लिखते प्लस माइनस लिखते हैं इसको भी तो आंसर आपका गलत हो जाता। पहला आंसर आपका क्या था 2i और ऊपर रहता प्लस माइनस तो 2j कर देते हैं, जिसका इसका पहला आंसर क्या होगा 2i माइनस 2j और प्लस k। हाँ, जबकि आपके हिसाब से प्लस माइनस करते हैं तो पहले माइनस आ जाता। समझ रहे हैं आप लोग गलती कहां करते हैं, ये क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पर प्लस माइनस 1 आया ना, तो -2 और +1 तो आएगा, पहले माइनस आएगा। हाँ, वही माइनस लगा दें। हाँ, इसका ये दो आंसर है। तो हम लोग क्या सीखें, पहले क्या बोला था कि इसका दिया हुआ था मानना था। हाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड है तो एक रिलेशन निकालनी है, इसके साथ परपेंडिकुलर, इसके साथ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। हाँ, तो उसको ऐसे तो 3 अगर किसी एक नंबर के बराबर ही होगा तो मान लिए कि एक्स का वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन को। हाँ, क्या बोल रखा है, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। हाँ, अब ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ए परपेंडिकुलर टू बी है, इसका मतलब क्या हो गया ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया 0 और ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करने बोला है। हाँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम बोले मॉड को सीधा स्क्वायर करके करें, समझ गए, इसका क्या करें स्क्वायर। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग जो प्रूफ करना है ये प्रूफ करना है। हाँ, तो पहले सबसे पहले LHS का वैल्यू निकालते हैं। तो LHS का वैल्यू क्या आ जाएगा, LHS क्या मानते हैं कि LHS वी नो दैट, हाँ हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाकर चले हैं, वी नो दैट इसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2a डॉट बी आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से निकल कर आ गया। हाँ, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, यानी सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया, इसका मॉडुलस जो है वो क्या आ गया √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसी तरह जब वी नो दैट करके इसका स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a डॉट बी आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। हाँ, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। हाँ, स्टार्ट कर। हाँ सर, देखिए क्या बोल रखा है क्वेश्चन कि ए बी सी 3 वेक्टर है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 दे रखा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 3 दे रहा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में हम जब डॉट प्रोडक्ट का जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है एक्चुअली में। हाँ, तो क्या करते हैं, दे रखा, अब बोला क्या यहाँ से देखिए समझिए क्या बोल रखा, टर्म कैसे रखा है। हाँ, कि ईच इज परपेंडिकुलर टू, हाँ ईच वेक्टर, हाँ यहाँ लिख लीजिए ईच वेक्टर, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। हाँ, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इसके मतलब क्या है कि ए बी सी तो 3 वेक्टर दे रखा है। हाँ, और क्या बोल रखा है कि ए वेक्टर, हाँ डॉट, सॉरी पहले ये लिख लेते हैं, हाँ, कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। देखिए क्या, ईच वेक्टर यानी पहला ए वेक्टर लेते हैं, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर 2 वेक्टर। तो ईच वेक्टर का मतलब ए वेक्टर आ गया, फिर क्या आएगा बी परपेंडिकुलर टू ए प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। हाँ, और जब सी लेंगे, हाँ सी तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। हाँ, ईच में तीनों हो गया। अब इसका डॉट क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आपको जब क्वेश्चन करवा रहे होंगे स्टार्टिंग के दरमियान, मैंने पिछला क्लास में यही क्वेश्चन होगा। हाँ, याद आ रहा, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 0। ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो गया, सॉरी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो गया। तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये, हाँ 2 टाइम्स
ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी, हाँ ये क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू तीनों की इधर की जगह क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 कॉमन लेकर सिग्मा ए डॉट बी कर सकते हैं, हाँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसका निकालना है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, हाँ तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर तो ये आता है सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आता है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 25, 16 और 9 कितना हो गया 50, और ये तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका जब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √50 आ जाएगा, हाँ तो पिछला आंसर भी तो √50 ही आया था, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ इसका जो रिजल्ट है वो याद रखना है, हाँ रट्टा मार लीजिएगा, ये रट्टा मार लीजिएगा, फैक्टर का पहला टॉपिक ऐसा चीज़ है जो रट्टा मारना है। हाँ इसका देखिए एप्लीकेशन कितना शानदार यूज किया, जो 2012 में आईआईटी क्वेश्चन पूछ रखा था, समझ गए, ये नहीं पूछा था, इसका रिजल्ट को यूज कर दिया था। हाँ इसको भी क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इसके मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ क्योंकि यूनिट वेक्टर है, हाँ सच दैट ये इज इक्वल टू 0 दे रखा है, देन फाइंड ये करने बोल रखा है। अब देखो सोचना दिमाग कैसे, पिछला क्लास में बताए थे कि 3 वेक्टर का यूज कर रखा है, हाँ और सिग्मा ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हाँ अब सोचो 3 टर्म है, 3 वेक्टर है, इसका 0 दे रखा है और ये पूछा है, इसका मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा तभी ये चीज आएगा। हाँ तो लिख लेते हैं वी नो दैट, हाँ वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा। हाँ इसका फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, हाँ तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, मन की आंखों से देखो ना 1 प्लस 1 नजर पड़ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, जिसका वैल्यू क्या क्या दे रखा है 1 1 दे रखा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी जिसका वैल्यू पूछ रखा है, तो इस तरफ 3 आ जाएगा -3, तो -3/2 आ जाएगा, हाँ और इसका वैल्यू आ जाएगा ए डॉट बी, तो यानी कि नोट करके याद रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा कि इफ 3 वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, चाहे लिख लीजिए कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, हाँ एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन सिग्मा ए डॉट बी इज इक्वल टू -3/2। ये रिजल्ट याद रखना है कि 3 ऐसा वेक्टर है जो क्या है यूनिट वेक्टर है और तीनों का सम क्या है 0 है, तो ये सिग्मा ए डॉट बी हमेशा क्या आएगा -3/2 आएगा। या आप ऐसे याद रखें कि 3 यूनिट वेक्टर है, 3 यूनिट वेक्टर है और सिग्मा ए डॉट बी इक्वल टू -3/2 है, तो 100% ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यानी दोनों तरीका से याद रखना है कि 3 यूनिट वेक्टर है, हाँ तीनों का सम 0 है, तब सिग्मा ए डॉट बी -3/2, समझ गए। या क्वेश्चन रहेगा कि ए डॉट बी 3 यूनिट वेक्टर है और डॉट इसका -3/2 है, तब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आईआईटी 2012 का क्वेश्चन पूछ रखा है और जो पिछला क्वेश्चन हम लोग रिजल्ट किए हैं, हाँ उसको उसी पे क्वेश्चन ये पूछ रखा है, तो वो याद ही रखना ज़्यादा फायदा है, उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं, याद ही रखना पड़ेगा, समझ गए। देखिए क्या बोल रखा है कि ये यूनिट वेक्टर है, 3 वेक्टर कैसा है यूनिट वेक्टर है, तो इसके मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, और ये रिलेशन को क्या करता है सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए। ये रिलेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके मतलब क्या हो गया, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए डॉट बी हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी डॉट सी, और यहाँ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 सी डॉट ए इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अच्छा 1 1 1 1 और ये 1 1 होगा, सब मिलकर कितना हो गया 6 हो गया, और देखो ना जी 6 नहीं हुआ तो कितना हो गया 6 उस तरफ लेते चले गए,
हाँ सबका मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या लेते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो -2 को कॉमन लेते हैं, इसको लिख लें इज इक्वल टू 3, अरे हाँ 9 - 6 3 हुआ ना, इसको सब में डॉट में लगा दिए, तो इसका मतलब क्या आ गया कि a डॉट b इज इक्वल टू कितना आ गया, -3/2। देखिए अभी अभी याद करवाए थे क्या कि 3 यूनिट वेक्टर हो, हाँ तीनों का सम 0 हो जाए तो ये रिजल्ट आना चाहिए, या ऐसे भी याद करवाए थे कि 3 यूनिट वेक्टर हो, अगर ये आ जाए, हाँ डॉट क्या आ जाए -3/2, देन 100% a + b + c इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हाँ तो देन यहां से लिख लें, एक चाहे ऐसे लिख लेते हैं, वी नो दैट, हाँ वी नो दैट इफ a b c आर यूनिट वेक्टर, समझ गए, एंड सिग्मा a डॉट b इज इक्वल टू -3/2, देन a + b + c इज इक्वल टू 0। हाँ अब पूछ रखा है, इसका वैल्यू पूछ रखा है, मॉडुलस 2a + 5b + 5c, हाँ और ये हो जाएगा। हाँ और जो वैल्यू पूछ रखा है, देखिए कितना अच्छा वैल्यू भी पूछ रखा है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हाँ तभी समझ में आने, तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि आंसर निकल गया, आंसर आ चुका है, हाँ आंसर आ गया है। यहां 2a + 5b + 5c है। अब देखो 5 को अगर कॉमन लेते हैं, 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, b + c। अब देखो b + c बराबर -a हो जाएगा, तो यहां -5a हो जाएगा, बन गया ना, यही रिलेशन यूज करने वाले हैं। तो इसके मतलब समझ रहा है कि क्या लिखने वाले हैं कि a + b + c इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, b + c इज इक्वल टू -a। हाँ अब ये मत सोचना कि अच्छा b + c इक्वल टू -a क्यों लिए, हम लेना चाहते थे c + a इक्वल टू -b, अरे नहीं ले सकते, क्योंकि एक किसका वैल्यू पूछ रहा, b + c का वैल्यू पूछ रखा है, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, समझ रहे बात को, तो चलिए सही है। तो अब क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड, हाँ क्या निकालने के लिए बोल रखा है, 2a वेक्टर + 5b वेक्टर + 5c वेक्टर। हाँ तो क्या करते हैं, 2a और 5 को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, b + c, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 2a वेक्टर + 5, यहाँ क्या आ जाएगा, -a वेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 2a वेक्टर और -5a वेक्टर, तो यहाँ कितना आ गया, -3a वेक्टर, ये हो गया। अच्छा मॉडुलस ऐसे रहता है, मान के चलिए m × n, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, m और n को, ऐसा प्रॉपर्टी काम करता है। तो जब अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और a वेक्टर ऐसा आ जाएगा, ऐसा, तो 3 बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 3, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है ना, मॉडुलस लग जाने का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है a, तो क्या इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट हो गया। हाँ चलिए सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी IIT ही पूछ रखा है। क्या बोल रखा है कि ABC यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तीनों का 1 हो गया ना, मैग्नीट्यूड 1। अब वो क्या कर रहा है, एक रिलेशन दिया हुआ है, हाँ एक रिलेशन दे रखा है, जिसका बोल रहा है कि हाँ ये जो रिलेशन है किससे ज्यादा नहीं होगा, क्या पूछ रहा कि एक्सीड, हाँ डज नॉट एक्सीड बाय, हाँ किससे एक्सीड मतलब क्या होता है, ज्यादा, कि इससे ज्यादा तो होगा ही होगा नहीं, हाँ माने कि इसका मैक्सिमम, इसका सिंपल क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। समझते हैं कैसे करते हैं, तो अब इसको क्या करते हैं, सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो इसका वैल्यू पूछने का मतलब है, देखिए किसका वैल्यू पूछ रहा है, यहां से कर लें, a² + b² और क्या आ जाएगा, अभी तुरंत निकाले थे ना, 6 आ जाएगा, अरे 6 नजर पड़ रहा, अरे a² + b² + 6 नजर पड़ गया, हाँ 6 नजर पड़ गया, और -2a डॉट b भी नजर पड़ गया हो तुमको, यानी कि इसका वैल्यू पूछने का मतलब है, इसका भी वैल्यू बता दीजिएगा तो काम चल जाएगा। अरे इसका वैल्यू, इसी को तो ब्रेक करके ये लाए हैं, यहां तक क्लियर है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखिए क्या लिखते हैं, वी नो दैट, क्या पूछे, वी नो दैट, अभी आंसर बनने वाला है, अभी तुरंत आंसर आने वाला है, कि a + b + c का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा 100%। तीन चीज का सम क्या थी, या तो 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, मॉडुलस लगा दिया ना, अगर रहता है ऐसे रहते तो निगेटिव भी हो सकता था, तो मॉडुलस लगाने से क्या होगा, 0 वेक्टर से क्या होगा, बड़ा ही होगा। अब सोचो कि ये अगर कंडीशन लगा दिए हैं और ये वैल्यू पूछ रखा है, तो इसके मतलब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं,
कर दें स्क्वायरिंग, तो क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। हाँ, स्क्वायरिंग क्या आ गया, बोथ साइड, तो इसके मतलब क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी ये काम कर लेते हैं ना, ऐसे काम लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अब देखो इसके मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 2 ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ये हो जाएगा, सही चल रहा ना जी। अच्छा, अब देखो क्या करना है कि यहां पे क्या लाना है, -2 अपने को लाना है, क्योंकि वैल्यू किसका निकालना है, इसका वैल्यू किसका निकालना है, इसका। तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो -2 क्रिएट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, तो क्या आ जाएगा, -3 और -2 सिग्मा ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू 0। इस बात को मानते हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, इंटरवल में। हाँ, वैसे बेसिक मैथ हम लोग पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे बेसिक मैथ। अच्छा, अब बताओ कि यहां तो -2 आ गया और यहां पर अब क्या है, 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे गधा, 9 को ऐड कर दो ना, अरे दोनों तरफ 9 को ऐड कर दो, 9 को ऐड करो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, 9 - 3 - 2 टाइम्स ए डॉट बी, हाँ ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ये +9 हो जाएगा, बैलेंस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 - 2 टाइम्स सिग्मा ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू 9। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 9। क्या बोल रहा कि इसका जो रेंज है 9 से कम होगा, 9 या 9 से कम होगा, यही ना होता है। तो कितना, किससे ज्यादा नहीं हो सकता इसका वैल्यू, एक्सीड बाई 9। तो क्या आ जाएगा, आंसर जो हो जाएगा एक्सीड, यही, हाँ जो ये लिखा हुआ कि -2 ए डॉट बी डज नॉट एक्सीड बाई 9। हाँ, यही तो बोल रहा है, डज नॉट एक्सीड बाई 9, समझ रहा है ना। तो अपना आंसर क्या हो गया, 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले खुद बनाना। हाँ, ये जेईई मेंस में 2013 का क्वेश्चन है, पहले खुद बना लीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन मिलाइएगा। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि ए बी इक्वल टू ये दे रखा है, हाँ ए सी इक्वल टू ये दे रखा है, और 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, तो बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 3i + 4k। ए सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 5i - 2j और +4k। हाँ, और 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। तो ए से जो मीडियन, ए से मीडियन यही निकलेगा ना, ए से मान लेते हैं ये डी। तो हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल के अंदर की 2 साइड का सम क्या होता है, 2 टाइम्स मीडियन के बराबर होता है। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी + ए सी = 2AD। हाँ, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, आई 8i हो जाएगा। अच्छा, j - 2j, यहाँ तो j है ही नहीं, सिंपल क्या हो जाएगा, -2j और 4k कितना हो जाएगा, 8k। तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स AD हो जाएगा। अच्छा, तो AD वेक्टर इक्वल टू अपना क्या निकल गया, AD वेक्टर इक्वल टू 4i - j और +4k। हाँ, 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसका लेंथ निकालने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 16 + 1 + 16, तो अंडर रूट क्या आ गया, 33। जेईई मेंस का क्वेश्चन 2013 का। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर देखिए, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब आगे जो 4-5 क्वेश्चन है सब इसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। एक क्वेश्चन अच्छा समझ लेंगे, इसके बाद हम लोग बहुत तेजी से इसको पढ़ लेंगे। हाँ, इस पर देखिए आईआईटी कैसा क्वेश्चन पूछता है वो भी बताते हैं आपको। हाँ, वो तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड वेक्टर्स b इज क्या है, ऑब्ट्यूज है। यानी वेक्टर ए भी दे रखा है, वेक्टर बी भी आपको दे रखा है, और बोल रखा है क्या कि ए और बी के बीच जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है। अच्छा, ऑब्ट्यूज होने का मतलब क्या हो गया, 90 से 180, यानी कि 91 से एक्चुअली में। हाँ, 90 पर तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, 91 से 80, 90 से 180, समझ गए, 91 से 180 ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, समझ गए। और 180 भी लेना कंसीडर किया जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल में 180 भी कंसीडर होता है। तो इसके मतलब क्या हुआ, सारा जो एंगल मिल गया वो सेकंड क्वाड्रेंट का मिल गया। इसका मतलब a डॉट बी लेस देन 0 हो गया। क्लियर है यहाँ पे। तो ये जब कंडीशन लगा रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें 180 भी है
अच्छा, इस बात पे फोकस क्यों करें बेटा, ये आगे आपको पता चलेगा कि क्यों फोकस किए, कि 180 भी इसमें क्या है, कंसीडर है। समझ गए? आप चाहें तो लिख लीजिएगा हाँ कि 180 भी कंसीडर किया गया है इस कंडीशन के अंतर्गत। समझ गए? अच्छा, तो अब a डॉट b करने का मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर को 7 से किया तो कितना गया 14x स्क्वायर, और 4x को किए तो -8x, सही है, और 1 को किए x क्या आ जाएगा प्लस x लेस देन 0 हो गया। तो यहां से कितना आ गया 14x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 0। 7 को कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 7 को कॉमन लेकर डिवाइड भी कर दिए। हाँ, तो क्या आ जाएगा अपना 2x माइनस 1 लेस देन 0। हाँ, इधर ले लेते हैं 7। हाँ, तो 7 तो डिवाइड हो गया ना, तो सिंपल क्या आ गया 2x माइनस 1 लेस देन 0। सही है ना, कुछ कैलकुलेशन गलती नहीं है। 7 कॉमन लिया, अच्छा सॉरी यहाँ पर -7x कॉमन लिया गया एक्चुअली। हाँ देखिए गलती कर ली हम लोग, क्या कॉमन लिए बाबू 7x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x माइनस 1 लेस देन 0। हाँ, तो 7 को डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा 2x माइनस लेस देन 0। हाँ, तो आपको याद होगा हाँ कि लेस देन 0 जब रहता है तो क्या करते हैं, छोटू रूट से बड़ू रूट। समझ गया? थोड़ा सा बंद करना तो। हाँ, आपको याद होगा हाँ कि इंटरवल के दरमियान क्या बताए थे कि छोटू रूट से बड़ू रूट। हाँ याद है, लेस देन, और जब ग्रेटर देन 0 रहता था माइनस इन्फिनिटिव से छोटू रूट, यूनियन बड़ू रूट से इन्फिनिटिव। हाँ, तो हम यहाँ कर देते हैं क्या, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आपका छोटू रूट, इसका क्या हो जाएगा 0। हाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए सर, पिछला क्वेश्चन पर ही बेस पर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। हाँ, क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ C4 विच द वेक्टर, हाँ ए वेक्टर दे रहा है, बी वेक्टर दे रखा है, अब मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, एस बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी इसलिए बोला है ताकि लॉग डिफाइन रहे पॉजिटिव के लिए। समझ रहे बात को, एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। तो हम लोग फिर लगा लेते हैं ए डॉट बी क्या कर देंगे लेस देन 0। तो जब दोनों को डॉट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आ जाएगा c ln x बेस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा अपना। यहाँ -6 और यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा -12। हाँ, और जब इसका मल्टीप्लाई k का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा +6c ln x2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा -12 लेस देन 0 कर दें। हाँ, लेट ln x2 को क्या मान लेते हैं y बराबर मान लेते हैं कुछ। हाँ, याद आ रहा होगा ना, कुछ लॉग का काम नहीं है। क्या आ जाएगा cy स्क्वायर प्लस 6cy और -12 लेस देन क्या हो गया 0। ये हो गया। अच्छा, ये देखिए क्या बन गया क्वाड्रेटिक इन y बन गया होगा। आपको याद आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा नोट करके बता भी देते हैं ताकि जो भुलाया हुआ बच्चा उसको याद आ जाए। ऐसे हम इंटरवल पढ़ाने वाले हैं, फंक्शन पढ़ाने से पहले इंटरवल समाप्त कर लेंगे। समझ गए कि जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर लेस देन 0 है, हाँ, तो किसी भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया a भी निगेटिव और d भी निगेटिव। याद आ रहा? अगर यही चीज क्या रहता है ग्रेटर देन 0 रहता है तो इसका मतलब क्या होता है a ग्रेटर देन 0 और d निगेटिव। याद आ गया आपका? तो यहां पर भी वही कंडीशन लगा ले बाबू। तो इसका a क्या वैल्यू किसका पूछ रहा है, c का वैल्यू पूछ रखा है, c का वैल्यू पूछ रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका a होने का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक का a कौन है c, तो c क्या होगा c भी निगेटिव होगा क्योंकि लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 रहता तो c को ग्रेटर होना पड़ता, तभी तो पाराबोला ऐसा बनता। पाराबोला ये वाला बनता है, लेस देन 0 होने का मतलब क्या है पाराबोला, ये वाला पाराबोला, ये पाराबोला। याद आ रहा है इससे पाराबोला? हाँ, तो इसी का कंडीशन तो होता है a ग्रेटर देन लेस देन 0 और d लेस देन 0। हाँ, जो क्वाड्रेटिक हमसे पढ़ा होगा उसको याद आ रहा होगा। तो क्या c का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली यहाँ पर। हाँ, अब क्या लगा लेते हैं d लेस देन 0। हाँ, तो d लेस देन 0 होने का मतलब क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना। c का मतलब ये वाला c नहीं, कांस्टेंट वाला c। हाँ, तो b स्क्वायर होने का मतलब क्या होगा 36c स्क्वायर माइनस 4a के नाम पर c और c का नाम पर -12 लेस देन 0 हो जाएगा। 12 को कॉमन ले लें, 12 को, तो 12 कॉमन लेते हैं, 2 इधर भी डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया 3c स्क्वायर, यहाँ से 12 चला गया तो यहाँ पर प्लस 4c हो जाएगा लेस देन 0। तो c को बाहर कर लें कॉमन, तो क्या आ गया 3c प्लस 4 लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ क्या होगा छोटू रूट से बड़ू रूट हो जाएगा, तो c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -4/3 से लेकर 0 होगा, क्योंकि छोटू रूट अगर क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे क्योंकि एक साथ ये भी लेना चाहिए और ये भी लेना है। इंटरसेक्शन समझ रहा है, बोले होंगे कि एक केस के अंतर्गत आता है तो उसको क्या करते हैं इंटरसेक्शन करते हैं।
समझ गए। तो एक केस के अंतर्गत आ रहा। हाँ, तो अब क्या पढ़ते हैं, इसको रूट दिखा देते हैं। सी का वैल्यू कितना है, 0 माइनस 4/3। हाँ, तो माइनस 4/3 और यहाँ 0 ले लें। तो पहला केस क्या बोला कि सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। तो 0 से कम होने का मतलब इस तरफ खींच लें। और इसका बोला -4/3 से लेकर 0, तो -4/0 से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये, यानी सी बिलोंग्स टू क्या हो गया, -4/3 से लेकर 0। सोच रहा होगा यहीं पर तो आंसर आ गया था। भैया आ गया वो अलग बात है, लेकिन जो तरीका वो तो बनाना पड़ेगा ही ना। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, यानी सी का वैल्यू फिर से निकालने बोला है। सो दैट फॉर ऑल एक्स द वेक्टर दिस एंड दिस। हाँ वही क्वेश्चन है। तो फिर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट कर देते हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा, cx² आ जाएगा यहाँ 6x²। हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 6cx आ जाएगा 6 से, और यहाँ से क्या आ जाएगा +12 लेस देन 0। तो फिर क्या लगा देंगे, c लेस देन 0 और d लेस देन 0। तो d लेस में करते हैं क्या आ जाएगा 36c² -4ac लेस देन 0। 12 कॉमन लेकर क्या आ जाएगा 3c -4c लेस देन 0। 12 चला गया ना, और डिवाइड भी आ गया। तो c कॉमन लेकर क्या आ जाएगा 3c -4 लेस देन 0। तो छोटू रूट से बड़ू रूट में क्या आ जाएगा, छोटू और बड़ू रूट ये हो गया। हाँ, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 4/3। तो पहला पार्ट क्या बोल रखा था, हाँ पहला पार्ट क्या बोल रखा था, c लेस देन 0, यानी कि c इस तरफ हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या बोला है 0 से 4/3, दोनों का कॉमन पार्ट कहीं पर मिल पाया, नहीं ना कॉमन पार्ट मिल पाया, अरे नहीं ना मिल पाया कॉमन पार्ट। तो आंसर क्या होगा, c बिलोंग्स टू 5। देखिए इसीलिए पिछला बार तो आंसर वही आ गया था, इस बार नहीं ना पाया। तो इसका आंसर क्या होगा, c बिलोंग्स टू। ऐसा कोई c का वैल्यू मिला ही नहीं, समझ गए, ऐसा c का वैल्यू कोई मिला ही नहीं जो कि क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए इस प्रॉब्लम को, अब क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस आर एक्यूट। हाँ, तो एक्यूट होने का मतलब दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। हाँ, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ, इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ जाएगा। हाँ, इसके बाद जानते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है, छोटू रूट ग्रेटर देन 0 रहता है, क्या आता है -∞ से छोटू वाला रूट। हाँ, तो -∞ से छोटू वाला कौन है 1/2, और बड़ू रूट से क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए ये क्वेश्चन, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ और कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। क्वेश्चन तो वही है, हम लोग लगेगा पीछे टाइप का ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन भी एक्चुअली वही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कुछ अंतर है, वो अंतर आपको बताते हैं। पहले क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 = 2 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 = 1 दे रखा है, एंड ये तो जानते हैं कि एंगल को रिप्रेजेंट करता है यहाँ कि E1 और E2 के बीच जो एंगल बना है वो π/3 यानी 60 डिग्री बना है। हाँ, V1 = दे रखा है 2T E1 + 7E2 वेक्टर। हाँ, आपका V2 = दे रखा है E1 + TE2, एंड V1 और V2 के बीच जो एंगल बना है वो क्या है 90 से लेकर 180 ओपन ब्रैकेट। हाँ, यानी कि इस इंटरवल में 180 है ही नहीं। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज t, यानी कि V1 और V2 देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है, उन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बना है 90 से लेकर क्या बना है 180 के तक बना है। हाँ, ओपन ब्रैकेट पे। हाँ, तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस बात को यहां ध्यान दीजिएगा कि इसमें 180 को पहले जितना क्वेश्चन किए ऑब्ट्यूज बोला उसमें 180 कंसीडर था, बट यहां पर पहले ही बोल रखा कि 180 कंसीडर नहीं है। समझ गए बात को, 180 कंसीडर नहीं है। लेकिन जब ये कंडीशन हम लगाए 180 के लिए भी कंडीशन लगा दिए हैं, इस बात को ध्यान पता चल रहा कि जो कंडीशन लगाए हैं 180 के लिए भी लगाए हैं, जबकि 180 लेने के लिए वो क्या किया है, मना किया है। देखिए तो 180 के लिए कंडीशन लगा दिए। हाँ, तो इसको करते हैं, अब इसका डॉट करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2T E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2T² E1 डॉट क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा 7 E1 डॉट क्या हो जाएगा E2 और प्लस, फिर इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा 7 2 E2 का मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और लेस देन क्या आ जाएगा 0। अच्छा 2T, हाँ E1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2T²। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E2
और cos क्या हो जाएगा, E1 E2 के बीच में एंगल कितना बना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री लिख लें, प्लस 7 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 डॉट लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी cos क्या हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा 7t और E2 का वैल्यू कितना है बाबू, E2 का वैल्यू क्या है 1, यानी 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और लेस देन क्या हो गया अपना 0। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया 8t हो गया, देखिए ना मन की आंखों से 8t, यहाँ पर आ गया 2t स्क्वायर, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ E1 कितना हो गया 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना 1/2 प्लस 7 इंटू 1 इंटू इसका वैल्यू E1 का वैल्यू 2 है ना, E1 का वैल्यू 2 इंटू 1 इंटू 1/2 और क्या हो जाएगा 7t लेस देन 0। हाँ यहाँ क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से 2 यहाँ 2t स्क्वायर मिल गया और 8t और 7t कितना हो गया 15t और यहाँ कांस्टेंट कहाँ से दे देगा, कांस्टेंट ये दे देगा शायद ना, कांस्टेंट कितना आ जाएगा प्लस 7 और लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए 14 अवॉइड करने पर कितना होना चाहिए 15, तो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर यहाँ पर कितना ले लें 14t प्लस t, हाँ मल्टीप्लाई करने पर आ गया ना 14t स्क्वायर प्लस 7 लेस देन 0, तब यहाँ से कितना आ जाएगा 2t कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा t प्लस 7 और 1 कॉमन नहीं है तो t प्लस 7 लेस देन 0, तो क्या आ गया t प्लस 7 और 2t प्लस 1 लेस देन 0, तो क्या आ जाएगा t का वैल्यू छोटू रूट से, अरे बोलो ना छोटू से बड्डू, बड्डू कौन है, अरे बड्डू इसमें कौन है छोटकू कौन है -7, हाँ और ये क्या हो गया -1/2। आपका आंसर लिखकर यहीं पे बैठ जाते हैं हाँ, और ये आंसर हम लोग का हो गया गलत। हाँ एक्चुअली ये भी फाइनल में बोल सकते हैं कि आंसर गलत है, हाँ तो इसलिए भी मिटा देते हैं, अभी नहीं पता आंसर गलत है कि सही है, बट जो हम कंसेप्ट लगाए हैं वो गलत है, ये 100% मानते हैं। समझ गए, जो हम लोग कंसेप्ट लगाए हैं वो क्या लगाए हैं गलत लगाए हैं, क्योंकि हम आपको बोले थे क्या कि जो कंडीशन लगाए वो कंडीशन किसके ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां तक तो कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, जो अब बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये क्या बताया कि जो 2 का डॉट है वो लेस देन 0 किसके लिए होता है कि 180 के लिए भी होता है। सो फोकस करवाए पहला क्वेश्चन में कि 180 के लिए भी फोकस करता है, लेकिन इसमें तो 180 बोला ही नहीं है, जबकि 180 लेकर बना दिए हैं। हाँ तो अब चेक करते हैं कि 180 पर जो वैल्यू आएगा, क्या बोल रहे हैं कि हम अब सिर्फ एग्जैक्ट उस पर वैल्यू चेक करते हैं, 180 पर ही चेक करेंगे। अगर 180 पर जो वैल्यू आएगा वो इसमें नहीं होना चाहिए, हाँ क्योंकि 180 नहीं लेने बोला है, तो जो 180 पे वैल्यू होएगा वो भी नहीं होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ ना आ रहा? तो अब चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक इफ थीटा इक्वल टू क्या पाई के लिए चेक करते हैं, हाँ थीटा इक्वल टू पाई के लिए चेक करते हैं। तो थीटा इक्वल टू इफ, हाँ जब थीटा इक्वल टू पाई चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा कि पाई होने का मतलब क्या है कि V1 और V2 जो होगा पैरेलल हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच में एंगल किसका, हम लोग एग्जैक्ट पाई पे कर रहे हैं चेक, तो दो वेक्टर के बीच में अगर आई बन रहा पाई तो इसके मतलब क्या होगा पैरेलल होगा। देखो ना, एक V1 अगर ऐसे होगा तो V2 ऐसे होगा, हाँ पैरेलल का हो जाएगा। तो लिखते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू पाई देन V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर आर पैरेलल। हाँ और कैसा पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया है? हाँ तो अब चेक करते हैं कि थीटा पर इसका जब एंटी पैरेलल है, पैरेलल आ गया तो V1 पैरेलल टू V2 की मतलब क्या हो जाएगा V1 लेमडा टाइम्स V2। अच्छा पहले ये पूरे बिल्कुल बात माननी है कि हाँ कि बार बार इस पे फोकस करें कि ये जो कंडीशन लगाते हैं 180 के लिए भी लगाते हैं, तो हम आंसर लेते हैं तो पता है कि गलती हम लोग कंडीशन लगा दिए थे सिर्फ एक वैल्यू के लिए 180 के लिए, तो 180 को अलग से चेक कर रहे हैं, तो 180 पर दोनों एंटी पैरेलल होगा। क्या होगा, 0 पर दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल होगा, 180 पर एंटी पैरेलल होगा, तो लिख दिए एंटी पैरेलल। हाँ तो अब ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मिटाते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना कि इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसके बाद लिख सकते हैं दैट मीन्स V1 वेक्टर पैरेलल टू V2 वेक्टर, इसके मतलब V1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स V2 वेक्टर। हाँ अब हम लोग देख के लिख देते हैं, यहाँ पे तो पता नहीं है हमको ना, तो क्या चाहे V1 जो दिया हुआ वो कितना दे रखा है 2t, हाँ E1 वेक्टर प्लस 7 E2 वेक्टर दे रखा है इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या आ जाएगा
E1 प्लस टी E2 वेक्टर, ये दे रखा है। इसके बाद जानते हैं दो बराबर है तो दोनों का कोफिशिएंट क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो दोनों का कोफिशिएंट तो E1 का आ जाएगा 2t, हाँ इस तरफ से क्या आ जाएगा लेमडा आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा E2 के लिए 7 और E2 के लिए इधर से क्या आ जाएगा लेमडा t, हाँ तो लेमडा का वैल्यू रख देते हैं। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2t इंटू टी, हाँ तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2, हाँ तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस √7/2। अच्छा तो इसमें तो कोई प्लस का वैल्यू नहीं होगा, हाँ क्योंकि सब t का वैल्यू क्या है नेगेटिव। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जो t का वैल्यू हम लोग ये लाए हैं, एक तो आया है √7/2 और एक क्या आया है -7/2। अब देखिए इसके मतलब क्या हो गया -3.5, अंडर रूट के अंदर -3.5, अंडर रूट के अंदर -3.5 तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग माइनस में। अब बताओ कि माइनस में 1 पॉइंट समथिंग समथिंग तुम ले लिया है, क्योंकि -1/2 तक गया हुआ है। तो ये बात मानता है कि ये वाला वैल्यू तुम ले लिया, ये तो है ही नहीं, इस इंटरवल में है ही नहीं। लेकिन ये बात मानता है कि 180 का जब वैल्यू लिए थे, एक वैल्यू ये आ गया है जो तुम ले लिया है, हाँ जबकि 180 तो क्वेश्चन वाला बोला ही नहीं लेने के लिए। तो जब 180 लेने के लिए नहीं बोला है तो ये भी वैल्यू तुमको लेने के लिए नहीं बोला है, समझ रहा, ये भी वैल्यू आपको लेने के लिए नहीं बोला गया। तो इसमें से वो वैल्यू निकाल दें, क्योंकि आप वैल्यू वो डाल दिए हैं। तो सिर्फ 180 पे जो वैल्यू ये आया है उसको सिंपल क्या कर देना है, निकाल देना है। देयरफॉर यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार हाँ थीटा का वैल्यू 180 लेने के लिए नहीं बोला है। और हम लोग जो ये कंडीशन लगाए अपना भाषा में लिख लीजिएगा, समझ गए, टूटा फूटा भाषा में जो लिखना है समझने के लिए लिख लीजिएगा। हम लोग क्या किए, कंडीशन को लगा दिए हैं। तो जब 180 लेने के लिए नहीं बोला है तो टी का वैल्यू ये भी नहीं लेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, टी का वैल्यू -√7/2 को नहीं लेंगे। समझ गए, आप लोग लिख कर ये लिखिएगा, टूटा फूटा भाषा में जैसे लिखना है खुद को समझना है, किसी दूसरे को नहीं समझाना है, समझ ना, अपने को समझना है। तो करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, अब क्या जो आएगा, तो हम लोग आंसर जो आ गया t बिलोंग्स टू -7 से -1/2 और इसमें माइनस कर देते हैं, हाँ लिखने के लिए ऐसे बताए होंगे -√7/2 ऐसे लिखने बताए होंगे। इसका और एक आंसर ऐसे लिख सकते हैं और करके, हाँ कि -7/2 से -√7/2 यूनियन -√7/2 से -1/2। देखिए अभी भी -√7/2 नहीं लिखा हुआ, क्यों, दोनों पास क्या है, ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट। तो अपना आंसर ऐसे भी दे सकता है, अपना आंसर ऐसे भी देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, आप पहले क्या कीजिएगा, हाँ दोनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिएगा एक बार, हाँ खुद से ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। हाँ तो क्या हो गया धुंधला हो गया, स्टार्ट कर दिया। क्या कहें सर, पहले दो क्वेश्चन दोनों खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर है, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रखा है, इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। समझे क्या बोला कि 2 यूनिट वेक्टर का उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो भी क्या आता है, एक यूनिट वेक्टर आता है। फाइंड द एंगल बिटवीन 2 गिवन यूनिट, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, माने क्या एंगल बना दिया। तो मानते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। हाँ बोला है 2 वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है, तो इसके मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। हाँ अब बोला इन दोनों का सब्ट्रैक्ट भी एक यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट भी एक क्या है, यूनिट वेक्टर, यानी कि क्या कहां गया, इज आल्सो यूनिट वेक्टर ना। तो यूनिट वेक्टर वो 1 मान लेते हैं, हाँ क्या मान लेते हैं, यूनिट क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट क्या आया है, ये आया है। हाँ अब इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग क्या कर, 1 मिनट, इसका क्या कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। हमको लगा क्वेश्चन में कुछ गलती है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन, सही। तो दोनों सब्ट्रैक्शन, हाँ सर देखिए क्या बोला कि दोनों का सब्ट्रैक्ट भी क्या है कि यूनिट वेक्टर आया, तो वो यूनिट वेक्टर क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। समझ गए, तो क्या बोला है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर आया है। हाँ तो अभी इन दोनों के बीच अगर यूनिट वेक्टर आया है तो अब दोनों तरफ से मॉडुलस ले लें, ताकि इसका मैग्नीट्यूड को क्या दिखा सके, 1 दिखा सके। समझ गया बात को, मॉडुलस ले लिए। अच्छा अब क्या लिख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं।
अब बताओ कि इसके बीच में एंगल निकालना रहेगा तो मॉड को हटाने के लिए किसको लाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। समझ गए कि दो यूनिट वेक्टर लिए, हाँ उसका दोनों सब्ट्रैक्शन भी है कि यूनिट वेक्टर है, सी ले लिए, दोनों तरफ मोड ले लिए। क्यों मोड लिए, ताकि इसका मैग्नीट्यूड को 1 दिखा सकें। सी भी एक यूनिट वेक्टर है, हाँ। तब यहां से क्या आ जाएगा, मानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, हाँ तो 1 आ जाएगा, हाँ। तो इस तरफ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाँ। तो इस तरफ क्या आ गया 2, इस तरफ जब माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी ए डॉट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, गलती कर दिया ना, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 इस तरफ चला गया। इस तरफ क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ 1 1 हो गया ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू सिंपल क्या आ गया, हाँ 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, हाँ। तो अपना आंसर क्या हो गया 60 डिग्री। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। अब देखिए सर इस क्वेश्चन को भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बने ना बने वो बात की बात है, हाँ। बुरा तो उस बच्चा से लगता है जो अटेम्प्ट ही नहीं करता है। अरे अटेम्प्ट कर लिया, बन गया, ना बनना वो अलग बात है, पहले खुद सोचना तो सीखो यार। तो एक बार जरूर बनाए, हाँ जरूर बनाए, हाँ। क्या बोल रखा है, यू व्यू डब्ल्यू बी सच दैट मैग्नीट्यूड दे रखा है 1 यू का, भी का 2 दे रखा है और डब्ल्यू का क्या दे रखा है 3। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ भी, द प्रोजेक्शन किसका बोल रहा है, प्रोजेक्शन भी अलोंग यू, भी का प्रोजेक्शन किस पे बोल रहा है बेटा, यू पर, भी का प्रोजेक्शन, तो भी को ऊपर रखेंगे, तो भी का प्रोजेक्शन यू के अलोंग भी का ये हो गया, हाँ। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ भी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ये बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ यू, हाँ भी अलोंग यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अलोंग यू, डब्ल्यू का प्रोजेक्शन यू के अलोंग। तो इसके मतलब क्या हो गया कि ये हो गया यू और यहां पर क्या ले लेते हैं डब्ल्यू। इसके मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ये कॉस थीटा और ये दोनों क्या है बराबर है। अब ये दोनों का प्रोजेक्शन क्या बोल रखा है, दोनों का सेम है, तो क्या कर दिए मैग्नीट्यूड ऑफ भी कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू कॉस थीटा, हाँ। तो आप कोई कॉस थीटा को कैंसिल ना कर दें, क्यों, क्योंकि दोनों का एंगल में भी अलग अलग हो सकता है ना, दोनों यहाँ पर कॉस थीटा बराबर नहीं है, दोनों क्या बोला है बराबर होने के लिए, क्या थीटा पर थोड़ी डिपेंड करता है वो। अच्छा तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ये, हाँ, अब भी यू डॉट यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ भी और मैग्नीट्यूड ऑफ यू, समझ रखे हैं, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, हाँ। वहां पर ए डॉट बी लिया था, वहां पर क्या आता था कॉस थीटा, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहां पर भी और यू है तो ये ले गए, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भी डॉट डब्ल्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ भी और मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा। ऊपर मिटाते हैं, हाँ क्या कैंसिल होगा, कैंसिल क्या होगा जी, हाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, भी से भी कैंसिल हो गया और W से W कैंसिल हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ U देखिए 1 दे रखा है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ भी, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ भी कैसे आ गया, अरे U आया होगा ना, भी कहाँ से आ जाएगा, U आएगा ना, अरे U का हुआ है ना, U डॉट W होगा ना, यहाँ यहाँ पर भी क्या होगा U, और दोनों का क्या है 1 1 मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ 1 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल ये आ जाएगा भी डॉट यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू डॉट डब्ल्यू, हाँ। इसको एक कंडीशन बना कर रखते हैं, समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन इज इक्वल टू, हाँ, एंड भी और डब्ल्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि इसका मतलब क्या है कि भी परपेंडिकुलर टू क्या है डब्ल्यू, तो इसका मतलब भी डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ। तो मॉड को हटाने के लिए हम लोग परफेक्ट स्क्वायर सीधे कर लेते हैं, तो लिखते हैं वी नो दैट, हाँ क्या लिख लेते हैं u माइनस व्यू और प्लस w का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद रखते हैं, वही फार्मूला का यूज करते हैं, हाँ। तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो माइनस का भी होल स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही बन जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, हाँ। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab करते हैं 2ab, तो 2ab के दरमियान क्या आ जाएगा, भी तो माइनस है में, तो यहाँ तो होना चाहिए था फार्मूला के अनुसार क्या होना चाहिए था प्लस, लेकिन हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा
2u.v हो जाएगा माइनस 2ab, फिर क्या होगा प्लस 2ab। हम लोग फार्मूला क्या बोलते हैं, हाँ बंद करो बंद करो, हम लोग फार्मूला क्या बोलेंगे 2ab, फिर क्या बोलेंगे प्लस 2bc। तो b के कारण फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 2vu.w हो जाएगा, फिर क्या बोलते हैं प्लस 2ca। तो ca पर दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा 2w और u होगा u। अच्छा अब देखिएगा कि v.w क्या है 0, v.w 0 है तो ये 0 होने के मतलब पूरा ओवरऑल 0। अब देखिएगा u और v, हाँ u v का है, u v है, ये u v किसके बराबर है uw के बराबर, हाँ uw। तो इसके स्थान पर क्या कर दें uw कर दें, हाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ एक माइनस में एक प्लस में है और दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब जो बच गया सिंपल क्या बच गया u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर। तो u का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और w का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो कितना आ गया 14। तो 14 इसका होल स्क्वायर आया ना, हाँ समझ नहीं रहा बात को क्या बोल रहे हैं। इतना इज इक्वल टू आया तो इतना इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना आया हाँ √14 क्या हो जाएगा ये आंसर। तो इसका u माइनस v और प्लस w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √14। तो एक बार बाबू आप लोग जरूर खुद से ट्राई कर लेते तो ज़्यादा मजा आता है मेरा सॉल्यूशन। हाँ और दोनों क्वेश्चन क्या था आसान था, तो जेईई मेंस इस टाइप का पूछता है। आपको बता देना चाहते हैं एक बात और कि हम प्रीवियस ईयर देख रहे थे 2019 का क्वेश्चन, यानी इतना आसान इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा कि हमको करवाने में भी शर्म लग रहा है। इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा 2019 का जेईई मेंस में। हम तो प्रीवियस ईयर जब करवाएंगे तो टोटल करवा ही देंगे, समझ गए। बट इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना आसान भी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गए। और भी सर हाँ कल हम लोग और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।